व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी सारी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जनाब, आपको बताएंगे कि जमात इस्लामी इत्तेहाद से पीछे क्यों हट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और आज ये एक बड़ा ऐलान उनकी जानिब से किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। ये क्या हुआ है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की क्या सियासत खत्म हो गई है। अगर वो वजीर आजम नहीं बने तो उसके बाद से एक अजीबो गरीब माहौल है सोशल मीडिया के ऊपर। जो पीटीआई के हामी लोग हैं वो तो चले ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जी मियां साहब को तो आप वजीर आजम अपनी तौर पे बनवा के ही लेके आए थे और इश्तिहार तक अखबारों में हेडलाइंस की तरह छप गए थे कि जी मियां साहब वजीर आजम हो गए, लेकिन वो नहीं बन सके। तो चले पीटीआई के लोगों की तो ट्रोलिंग समझ में आती है, लेकिन जो खुद नून लीग वाले हैं वो क्यों धाड़े मार मार के रो रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा इसका एक सीरियस एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगी। पीटीआई में कुछ मजीद लोगों की वापसी होना शुरू हो चुकी है, और मजीद जैसे मैंने आपको पिछले कई व्लॉग्स में बताया कि बहुत सारे कैदी और असीरान अब आहिस्ता आहिस्ता आपको छूटते भी नजर आएंगे, जो कि कुछ बेजरर लोग थे और बस इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल कैंडिडेट थे तो उनको किसी भी तरह घेरे में लाना था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखेंगे कि जेलों के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये भी चीज़ आपके सामने रखेंगे जी, कौन वापस आ रहा है और कौन अंदर जा रहा है। और फिर ये बात करेंगे कि ये जो मसला है धांधली वाला, अब ये फैलता चला जा रहा है, इसका रुकना कैसे मुश्किल होगा, इसको छुपाना कितना मुश्किल होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करने की बात हुई तो मुझे अभी याद आया कि एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी जिसमें कुछ डेटा शेयर किया गया था कि इलेक्शन के दिनों में कौन से यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा देखे गए लोगों ने खबरों के लिए या व्लॉग्स के लिए देखे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि कोई 70-72 की वो लिस्ट थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, और जैसे कि सबको ही मालूम है कि इमरान रियाज भाई जो हैं वो तो ज़ाहिर नंबर 1 होते हैं व्लॉगिंग में हमेशा, तो वही नंबर 1 थे। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ व्लॉगर्स थे और मुख्तलिफ चैनल्स थे यूट्यूब के। अच्छा, उस पूरी लिस्ट में मैं देख रही थी तो हैरत अंगेज तौर पर जो वो 70-72 लोगों की लिस्ट थी उसमें कोई एक भी खातून एंकर नहीं थी, कोई खातून व्लॉगर नहीं थी। तो मुझे बड़ा हैरत हुआ, हैरत का इजहार मैंने किया इसके ऊपर कि कमाल है। वैसे हम टीवी पे देखते हैं तो बहुत सारी फीमेल एंकर्स और जर्नलिस्ट हमें नजर आती हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया पे उस तरह से उनकी पेनिट्रेशन नहीं है। तो ये बड़ी हैरत की बात है और बड़ा एक स्पेस है भाई। बहरहाल उसमें मुझ नाचीज़ का नाम ज़रूर था, सिर्फ एक ही फीमेल व्लॉगर का नाम था और वो मैं थी। और मज़े की बात है कि जब वो मैंने ये पोस्ट इस तरह से शेयर की कि जी क्यों फीमेल एंकर्स इससे दूर है, डिजिटल मीडिया से इतनी कामयाब नहीं है इसमें अगर हैं भी जो, तो उसके ऊपर बहुत से लोग मुझे मुबारकबाद देने लगे कि भाई चलिए फाइनली आप एक अकेली व्लॉगर हैं, खातून एंकर। तो मुझे यकीन माने उस पर थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी सी महसूस, एम्बेरसमेंट महसूस होने लगी क्योंकि मैं बहुत नीचे थी और मेरा कोई 44वां नंबर था। तो उसके ऊपर मुझे जब किसी ने मुबारकबाद वगैरह दी या इनकरेज किया तो मैं सोचने लगी कि मुझे तो नवाज शरीफ वाली फीलिंग आ रही है कि दौड़ में कोई और है भी नहीं और फिर भी मैं इतनी पीछे हूँ। तो वो काफ़ी खैर एक लाइटर नोट ये बात थी, और उसके ऊपर फिर सब इंजॉय भी करने लगे कि अजीब बात है कि यानी इतना पीछे है। खैर उसकी जो भी वजूहत हैं, जितना भी असल मसला तो ये है कि जो आप लोग पजीराई करते हैं, दुआएं देते हैं और खुश होते हैं या उसको काम को सराहते हैं, इतना बहुत है, हमारा काम है कि हम करें। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इसलिए आप भी अपने हल्का अहबाब में चैनल से मुतालिक बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि क्या सूरत हाल है जनाब। जो हम बात कर रहे थे कि जमात इस्लामी क्यों पीछे हट गई इत्तेहाद से, इत्तेहाद किसका बनेगा किसका नहीं, मैंने जैसे पिछले व्लॉग में बड़ी क्लैरिटी से आपको सारा मंजरनामा समझा दिया है। अब जमात इस्लामी के साथ जो हुआ है पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 2 उनकी जो बल्कि 3 उनकी सूबाई असम्बली की नशस्तें थी वो उनसे लेकर पीटीआई को दे दी गई हैं। रिकाउंटिंग हुई और उसमें उनको हारा हुआ करार दे दिया गया।
تو اس کے بعد یہ صرف ایک انڈیکیٹر تھا، بیسیکلی یہ صرف ایک انڈیکیٹر تھا. یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اکثر لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا رہی. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی اپنا ایک اصولی موقف ہے کہ جی ہم نے پی ایم ایل این، ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی، لیکن یہ ایک دوسری جگہ حقیقت ہے کہ کسی کو ان سے ہاتھ ملانے بھی نہیں دیا جائے گا. یہ بھی بات اپنی جگہ ہے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی جماعت ملے گی یا ملنے کی کوشش کرے گی تو وہ جماعت بھی زیر عتاب آ سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو پورا آئسولیٹ کیا گیا تھا، اور اس الیکشن سے پہلے تک تو بالکل اپنے طور پر اس کو ختم شد کر دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک باہر نکل کر جس طرح سے 8 فروری کو ووٹ کیے، وہ واپس اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تو وہ ایک پھر سے ریئلٹی بن کر اب سامنے کھڑے ہیں. لیکن ادروائز تو انہیں آئسولیٹ کرنے کا مطلب ہی یہ تھا. اس سے پہلے آپ جتنی بھی جماعتوں کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے 9 مئی والوں سے بات نہیں کرنی، یہ تو دہشت گرد جماعت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہارڈ سٹانس تھا. لیکن جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو اس کے بعد اگر کوئی چاہتا بھی ہو تو اس کو پھر بھی روکا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے اتحاد نہیں کرنا. میرا اندازہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو بھی ہیٹ آئے گی، اور ان کے لیے بھی یہ جو ساری صورتحال ہے برداشت کرنا یا زیر عتاب آنا، اس کی کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس سے مل بھی کچھ نہیں رہا اس وجہ سے، کیونکہ جماعت اسلامی قومی اسمبلی میں تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی کہ اگر وہ ان کے ساتھ ملتی تو انہیں کوئی فائدہ ہوتا حکومت بنانے کا. کے پی اسمبلی میں ان کی جو تھیں نشستیں وہ بھی ساری چھین لی گئیں. تو اب ان کو اتحاد کر کے صرف اگر مشکلیں ہی اٹھانی ہیں تو اس کا جماعت اسلامی کو کیا فائدہ ہوگا. تو میرا اندازہ ہے کہ جماعت اسلامی نے سوچ سمجھ کر کسی دباؤ کی وجہ سے ہی خود کو پیچھے کیا پی ٹی آئی سے، اور اس طرح سے وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اب سامنے نظر نہیں آ رہے. لیکن بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بات ہو. ویسے انہوں نے جو ریزن بتایا وہ یہ بتایا کہ جی ہم صرف کے پی میں اتحاد کریں، مرکز میں نہ کریں، تو اس لیے ہمیں یہ بات قابل قبول نہیں، اس لیے ہم کہیں بھی اتحاد نہیں کریں گے. حالانکہ اس بات کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. جب مرکز میں آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی اتحاد کرے یا نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی اس کا ریزن بتایا، مجھے تو اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وجہ وہی ہے پیچھے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے اسے کوئی بھی سہارا دینے کی کوشش نہ کرے، تاکہ ان کو مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے جو مسائل ہیں وہ درپیش رہیں، جو بھی اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. تو بہرحال جی پی ٹی آئی اپنی جنگ خود ہی لڑے گی، لڑنی پڑے گی اس کو. اگر وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ سکتی ہے اور یہاں تک آ سکتی ہے تو آگے اپنے مینڈیٹ کے بچاؤ کے لیے بھی، یا اپنے آپ کو ایز اے اپوزیشن بھی اس میں اسمبلی میں، تو اپنے آپ کو اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی. یہ تو ایک فور شور بات ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے اس جنگ لڑنے میں. جو دھاندلی کے معاملات ہیں اس میں وہی اب ایک لکا چھپی شروع ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن میں بلایا جاتا ہے تو کہیں آج ریحانہ ڈار صاحبہ والا معاملہ جو تھا اس میں آر او ہی نہیں پہنچے. وہ آتے تو کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا، لیکن وہ پہنچا ہی نہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور نیریٹو بنانے کی ناکام سی کوشش کی گئی، کمزور سی، کہ یہ بھی تاثر دیا جائے کہ جو کے پی میں مینڈیٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا اوریجنل مینڈیٹ نہیں ہے، اور اس میں بھی بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کے لیے پھر ایک واٹس ایپ میسج کیا گیا، اور پھر وہ جو واٹس ایپ صحافی ہیں ان سب نے وہ اسی طرح چھاپ دیا کاپی پیسٹ کہ جناب کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے یہ وہ، اور جو ہے وہ اتنے نشستوں پر جیت گئے لوگ لیکن وہاں پر ہی کوئی شور نہیں مچا رہے، اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو ہرایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ چیز کی گئی. اس میں نون لیگ کے ہم نوا بھی شامل ہو گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب دھاندلی کی بات ہو رہی ہے تو بالکل آپ بے شک کریں، کے پی کے میں بھی پورا تحقیقات کریں. لیکن مزے کی بات یہ کہ بھائی سوال تو اٹھیں گے جب 6 دن ہو گئے اور کسی کو پہلے ہوش نہیں آیا کہ بھائی کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو اب اچانک آپ کو یہ یاد کیوں آ گیا کہ کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کے پی سے جو لڑنے والے امیدوار ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے کیوں نہیں بیانات آئے. اے این پی نے تو اپنی شکست مان لی، جے یو آئی ایف تو کہیں ہے ہی نہیں، اور جو کے پی کی جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این وغیرہ کے جو 2-4 لیڈر تھے انہوں نے تو خود اپنی شکست مان لی آ کے. تو بھائی جو امیدوار ہارے ہیں
वही नहीं क्लेम कर रहे कि धांधली हुई है, तो आप व्हाट्सएप सहाफियों को कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया कि जी हाँ धांधली हुई है। तो ये बेसिकली सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश थी, ये कहलवाने की कोशिश थी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश थी कि जी पीटीआई जहां जीत जाती है वहां उन्हें सब ठीक लगता है और जहां हार जाती है वहां पर ये धांधली का शोर मचाते हैं। तो धांधली तो इतनी कोई खास हुई नहीं है, बस ये ऐसा ही है, और अगर हुई है तो फिर केपी में भी हुई है, फिर वहां पे भी। तो यानी एक खूब इसको रायता बना दो ताकि असल जो मकसद है कि लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है उस मकसद से, उस बात से तवज्जो हट जाए। लेकिन बहरहाल ये बहुत लेट आपने चाल चली है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि नैरेटिव ऑलरेडी बन चुका हुआ है और लोगों को पता चल चुका हुआ है। अगर आप इस मीडिया के ऊपर कुछ दबाव डालने की कोशिश भी करें तो इंटरनेशनल मीडिया इस सिलसिले में बड़ी खुल के बात कर रहा है और सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। जो पीटीआई के लीडर हैं वो फॉर्म 45 लेके कहीं पे बैठने के लिए तैयार है। मैं देख रही थी कि जो यानी यास्मीन राशिद वाला हल्का है उसके जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं वो फहद शहबाज के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें सारे फॉर्म 45 दिखाए हैं। इसी तरह और बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुख्तलिफ एंकर्स को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप आए आके हमारे लिख लें। लेकिन पीएमएलएन की तरफ से एक दफा भी ये नहीं कहा गया कि भाई आप हमारे आके 45 देख लें। बल्कि आज हद हो गई कि कोर्ट में जब तारिक फजल चौधरी साहब पहुंचे हैं तो उनसे किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि भाई वो अपने दिखा रहे हैं, चले मान लिया उनके गलत हैं तो आप तो अपने दिखा दें, जो आपके सही हैं वही वाले फॉर्म 45 दिखा तो दें ताकि पता चल जाए। सारे नहीं दिखा सकते, कोई 15-20 ही दिखा दें जिससे पता चल जाए कि आप भी जीत रहे थे कहीं पर। तो आगे से वो गुस्सा हो गए और कहने लगे मेरे पास सारे मौजूद नहीं और अगर हों भी तो मैं क्यों आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाने का पाबंद नहीं। तो भाई जब जो बंदा सच्चा होता है वो तो कहता है मेरे पास सारे सबूत हैं भाई, ये लेके बैठा हूं, आओ जिसने देखना है देखो। वो तो पीछे पीछे घूम रहे हैं ट्राइब्यूनल्स के, अदालतों के, इलेक्शन कमीशन के कि भाई देखे हमारे पास सब सबूत मौजूद है। तो जो जिसके पास होता है वो फिर शोर मचाता है, जिसके पास नहीं होता वो फिर मीडिया पे गुस्सा करता है। जैसे कि इस वक्त पीएमएलएन शुरू हो चुकी है मीडिया पे गुस्सा करना। इस वक्त हम देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह इन्होंने हलफ उठाए नहीं, पूरी तरह इक़्तिदार में आए नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से ये खबरें आना शुरू हो गई है कि किस तरह से दबाव आ रहा है। मेरे अपने चैनल में, जीएनएन के चैनल में आरिफ हमीद भट्टी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है और यही वजह है कि वो चूंकि खुल के बात करते हैं और खुल के पीएमएलएन की तनकीद भी करते हैं तो उनको भी इसी तरीके से ऑफेयर कर दिया गया है नामालूम वजूहात की बिना के ऊपर। और अभी भी बहुत सारे एंकर्स के बारे में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया के हवाले से तो हम सुनते ही रहते हैं कि जी बड़ा कोई क्रैक डाउन किया जाएगा ये वो। तो ये अब सूरत हाल है। देखिए मीडिया को छुपाने से, मीडिया को दबाने से हकाइक तो नहीं बदल सकते, हकाइक तो वहां अपनी जगह मौजूद हैं। लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपके 45 किधर है भाई फॉर्म, अगर आप जीते थे तो आपने क्यों नहीं सबूत पेश किए, क्यों नहीं आपने आकर ये क्लेम किया कि जी हाँ वो जहां पे पीटीआई वाला बंदा जीता है वो गलत जीता है और मैं सही जीता हूं। तो आप भी क्लेम कर लेते अगर आपको ये लगता है कि धांधली ओवरऑल सबके साथ हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका पीछा करेंगी, आप इससे जान छुड़ाना भी चाहें तो छुड़ा नहीं सकते। अब आ जाते हैं जी कौन से लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। आज मलिका बुखारी साहिबा का एक ट्वीट आया है सामने जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी और आज भी हैं और वो जिद्दोजहद में शामिल रहेंगी और इमरान खान उनके कल भी लीडर थे और आज भी लीडर हैं। तो एक तरह से ये उन्होंने वापसी का ऐलान किया है अमली सियासत में। और जैसे हम देख रहे थे कि पहले उन्होंने रोते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और कहा था कि वो पीटीआई को छोड़ रही हैं और उसके बाद फिर वो काफ़ी अर्सा बिल्कुल गायब हो गई, उस तरह से वोकल नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी और पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार नहीं की थी। बीच बीच में मैं उनके ट्वीट्स वगैरह मॉनिटर करती रहती थी तो वो उसमें जेनेरिक किस्म के ट्वीट्स को रीपोस्ट कर देती थी या बात कर लेती थी कोई खवातीन के हुकूक के हवाले से या उस तरह, लेकिन जनरली वो कोई बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थी पीटीआई के हवाले से। लेकिन आज उनकी तरफ से ये जो ट्वीट आया है ये एक तरह से इंडिकेशन है कि वो वापस पीटीआई में शामिल हो रही हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी अब क्या फायदा, मुश्किल टाइम उधर है, लेकिन जद्दोजहद तो देखिए अभी कंटिन्यू है। और अगेन मेरा ख्याल है कि ये केस टू केस देखा जाएगा कि कौन से लोग जेन्युइनली प्रेशर में थे, उनके साथ इस तरह के मसाइल थे कि उन्हें करनी पड़ी पीटीआई तर्क और वाकईतन वो जो थे मसाइल से गुजर कर इस वजह से मजबूर थे। और कुछ लोग जो ऐसे ही शौकिया गए और मतलब बिल्कुल दबाव कोई बर्दाश्त नहीं किया, जद्दोजहद ने कोई पार्ट नहीं किया, शायद उनके लिए वापसी अब उस तरह से मुमकिन ना हो। शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से भी ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं कि वो भी शायद वापस आ जाएंगी पीटीआई में।
आज फवाद चौधरी साहब का मैंने कल आपको बताया था, उनका एक केस सिर्फ रह गया नैब वाला, अगर उसमें भी जमानत हो जाती है उनकी भी रिहाई हो जाएगी। आज चौधरी परवेज इलाही साहब को भी जमानत मिल गई है। तो ओवरऑल अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं परवेज इलाही साहब पे भी अल्लाह करे मुश्किलें कम हों। बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, कमज़ोर हैं और काफ़ी बेचारे इमरान खान से मोहब्बत की सज़ा काट रहे हैं। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हुई है। अब बाज़ लोग इस पर भी वैसे कहते हैं कि जी वो इमरान खान से मोहब्बत इतनी नहीं, असल में अपने बेटे की सियासत की बात है। तो भाई जो भी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, उनकी फैमिली ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है और उन्होंने बहरहाल इस्तेकामत दिखाई है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन अभी चूंकि उनके ऊपर भी मुतादिद मुकदमात हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुकदमात में जमानत होगी तो फिर ही रिहाई मुमकिन हो जाएगी, फौरन तो रिहाई मुमकिन नजर नहीं आएगी। अब हम आपको जनाब बता दें कि जो सूरत हाल है जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो बड़ी दिलचस्प है कि जब उनको कल बाकायदा ये ऐलान हो गया कि वो अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं, तो उसके बाद से थ्रू आउट एक रोना धोना शुरू हो गया सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नून लीग की तरफ से। वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या उनके ज़्यादा वो फेवरेट हैं नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की निस्बत, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब को के साथ हैंड हो गया है, उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया है, उनको साइड लाइन कर दिया गया है। कुछ लोगों ने वैसे ही कहा कि वो हालात ऐसे बन गए हैं तो उन्हें साइड पे होना पड़ा है। आज मतीउल्लाह जान साहब ने अलविदा नवाज शरीफ साहब के नाम से एक कॉलम ही लिख दिया है और बहुत सारे लोगों ने उसको ऐसे परसीव किया है कि जैसे बेसिकली नवाज शरीफ साहब सिर्फ ये नहीं कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है बल्कि उनकी सियासत ही खत्म हो गई है और जैसे कि उन्होंने सियासत से ही रिटायरमेंट ले लियो। ये मामला इतना बड़ा कि उसके बाद पीटीआई वालों ने तो खैर उनको तो मौका चाहिए था, वो तो शुरू हो गए ट्रोलिंग करने के, लो जी मियाँ साहब तो गए, चौथी दफा वजीर आजम बनना था, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने तो खूब चीजें लिए इसके, खूब मजे ले लेके उन्होंने ट्रोलिंग की इस सारे मामले पर। अब पीएमएलएन थोड़ी इसके ऊपर डिफेंसिव भी हुई। आज मैंने देखा तो उनकी तरफ से मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड आया और उन्होंने कहा कि जी वो मौजूद रहेंगे, सरपरस्त रहेंगे दोनों हुकूमतों के और वो हमारी रहनुमाई करेंगे, हिदायत देते रहेंगे। वो सिर्फ वजीर आजम नहीं बन रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सियासत से ही दस्तबरदार हो गए हैं। उनका साया हमेशा हमारे साथ रहेगा और वो हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। और अभी जैसे हालात है उसमें एक फैसला लिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी दोबारा कोई अमली सियासत का हिस्सा नहीं होंगे। तो मैं ये सारी चीज देख के मुझे लगा कि वो डिफेंसिव हुई हैं और इसलिए उन्हें आकर बाकायदा ये कहना पड़ा। जहां तक ये बात है कि वाकई कोई माइनस हुआ या नहीं, देखिए माइनस तो वही होता है जिसको अवाम माइनस करते हैं। चाहे आप जितना मर्जी किसी को ये कह दें, अब कहने को तो आपने इमरान खान को भी माइनस कर दिया था लेकिन वो माइनस नहीं हुआ, वो तो जेल में बैठा हुआ भी इस वक्त प्लस हुआ पड़ा है। और देखा जाए तो फिर पाकिस्तान की सारी सियासत उसी के गिर्द घूमती नजर आती है। तो मियाँ साहब ने वजारत उज़्मा ली या नहीं ली, इससे तो ये पता नहीं चलता कि वो माइनस हुए या नहीं, लेकिन इससे ज़रूर पता चलता है कि जो उन्होंने खुद अपना इमेज खराब किया है, जो अवाम में वो गैर मकबूल हुए हैं अपने फैसलों की वजह से, इसकी वजह से ज़रूर उनके सियासी करियर पर जो दाग लग गए हैं वो क्या धुलेंगे या नहीं मुझे नहीं लगता अब, क्योंकि उम्र के आखिरी हिस्से में इतनी ज़्यादा सियासत करके, दहाइयों पर मुहित सियासत करके आपने फाश गलतियां की, बार बार इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाया, फिर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से अपने हरीफ के खिलाफ हाथ ही नहीं मिलाया बल्कि इंसानी हुकूक की पामालियों को जो आप लोगों ने जवाब दिया, जिस अंदाज से आप लोगों ने अपने अवाम के ऊपर जुल्म किया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल माफ़ी नहीं हैं। और लोग अब बहुत समझदार हैं, उन्हें समझ आ गया है कि ये सब किस तरह हुआ है और कैसे हुआ है। इसी वजह से लोगों ने मियाँ साहब को बिलखुसूस मुस्तरद किया और वो दोनों हलकों से, यानी जो उनका मानसरा वाला हल्का था और जो NA 130 लाहौर वाला हल्का था, दोनों हलकों से उन्हें शिकस्त हुई है। तो आप देखिए कि वजीर आजम के आप उम्मीदवार हो, इतने प्रोटोकॉल में रियासत की पूरी सहूलतकारी के साथ आप आए हों और लोग आपको मुस्तरद कर दें, तो इसका मतलब ये कि आप अवाम में गैर मकबूल हो चुके हैं। ये वो डेंट है जो मियाँ साहब की सियासत को पड़ चुका है। वजीर आजम वो अभी ना भी बनते, आगे भी बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, वो एक बात छोड़िए, असल चीज ये है कि अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया आपकी गलत सियासत की वजह से। और ये अब आपने जो बार्गेनिंग की है कि चलो जी मरियम वजीर आला बन जाए, इसकी वजह से और लोगों में ये चीज आती है कि आप लोगों को अपनी फैमिली के अलावा कुछ नजर नहीं आता। या मेरा भाई वजीर आला बन जाए, या मेरी बेटी बन जाए, या मेरा भतीजा बन जाए, यही कुछ है आपके पास अवाम को देने के लिए। और यही चीजें हैं जो आपसे लोगों को दूर कर चुकी हैं। तो मुझे नहीं मालूम है मियाँ नवाज शरीफ दोबारा सियासत में
वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, या कोई और अहम लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई ओहदा लेंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो सियासत उन्होंने आखिरी 2 सालों में की है उसके बाद उनका कदकाठ छोटा ही हुआ है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर सही मानों में अवाम की तरफ से कोई माइनस होना किसी को कहा जाए तो वो फिर इस तरह से अवाम माइनस करती है। सियासी लीडरों को हमेशा अवाम ही माइनस कर सकती है, वरना अगर आप चाहें कि आप किसी को माइनस कर दें तो फिर आप इसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने बार बार लोगों को माइनस किया, लेकिन उसके बाद बार बार वो लोग किसी ना किसी फॉर्म में वापस आए और आके या तो वो इक़्तिदार में वापस आए, क्योंकि उनकी रूट्स अवाम में रही अगर तो वो दोबारा रास्ता बन जाता है, हालात बन जाते हैं। लेकिन अगर अवाम ही के दिल से कोई उतर जाए तो फिर आप जितने मर्जी हालात साजगार करते फिरें, फिर लोग आपको वो कबूलियत नहीं बख्शते जो कि आपको अदरवाइज मिलती। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।